नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी के कल शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल बवाल मचा दिया है। हुआ यह है कि आमतौर पे यह देखा जाता है कि सरकार बनने के बाद मंत्रालय बनता है और मंत्रालय बनने के बाद घोटाले वगैरह की खबर आती है, लेकिन इस बार तो सरकार बनने से पहले ही एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शेयर मार्केट का घोटाला सामने आया है और यह छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 30 लाख करोड़ का घोटाला है। आम शेयर निवेशकों के जो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से बैठ के 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते और बेचते हैं, उनके तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। यह आरोप राहुल गांधी का है। डूबे हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी का आरोप यह है कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश है। दरअसल किस्सा कुल मिला जुला के यह है कि जब चुनाव चल रहा था तो 13 मई 2024 यानी चुनाव के बिल्कुल बीच में अमित शाह जी का एक बयान आता है और वो बयान वायरल हो जाता है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अभी 13 मई का ये बयान ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 6 दिन के अंदर 19 मई 2024 को नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू प्रसारित होता है। उस इंटरव्यू की एक क्लिप में वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। अब बाकी बातों पे बाद में बात करेंगे। पहली बात तो यही कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वो शेयर मार्केट के ऊपर कोई सलाह दे सकें। देखिए, यह आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता रहा हूं और सुरक्षा के लिए भी आपको बता रहा हूं कि शेयर मार्केट पर या कहीं भी क्या निवेश करें, क्या निवेश ना करें, कब शेयर खरीदें, कब शेयर बेच दें, इन सब के बारे में बताने का, पब्लिकली सलाह देने का अधिकार केवल सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को है, जिनकी क्वालिफिकेशन हो, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो और जिनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया। अब ऐसे फोन पे आप अपने दोस्त को बता दीजिए कि फला वाला गिर रहा है, उसको बेच दो, फला वाला उठ रहा है, उसको खरीद लो, वो एक अलग मामला है। लेकिन पब्लिकली जनता के बीच में किसी भी माध्यम से लिखकर, बोलकर ये सलाह अगर आप देते हैं और अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं तो ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, अवैध है। जैसे YouTube पे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देते रहते हैं। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो वाकई क्वालिफाइड हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नहीं हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं ली है, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो अगर इस तरह के बयान देते हैं YouTube पर और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी ने उनकी शिकायत कर दी तो वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो हमेशा सलाह उनसे ही लीजिए जो क्वालिफाइड है। अब ये सवाल तो बनता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MA पॉलिटिकल साइंस तो हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, लेकिन MA तो है वो, लेकिन क्या उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर की ट्रेनिंग मिली है? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर की ट्रेनिंग ली है? या हमारे गृह मंत्री जो थे पुराने, अमित शाह, अब नई सरकार बनेगी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल है। कहा यह जा रहा है कि नायडू, नीतीश उनको नहीं चाहते हैं कि वो गृह मंत्री हों। अब आगे क्या होगा वो तो जब होगा तो मैं बात करूंगा, लेकिन जो उस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने 13 मई को सलाह दी शेयर मार्केट के बारे में, क्या उनको यह सलाह देने का पब्लिकली अधिकार है? क्या उनके पास वो डिग्री है, वो क्वालिफिकेशन है जिसके भरोसे वो लोगों को सलाह दे सकें? एक सवाल तो यही उठता है कि क्या यह इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है कि आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर एक ऐसे इंटरव्यू में जो पब्लिक है, जिसको सब लोग देखेंगे, उसमें आप शेयर मार्केट के बारे में सलाह दे रहे हैं? पहला सवाल तो यही है। अब 70 सालों में आजकल सब कुछ नया नया हो रहा है। मुझे तो नहीं याद है कि 70 साल में किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इस लेवल के नेता ने शेयर मार्केट के बारे में कोई सलाह दी हो, लेकिन उन्होंने सलाह दी। अब सलाह का जीस्ट क्या है? अगर एक लाइन में समझे कि यह सलाह है क्या, तो वो कह ये रहे हैं कि भैया 4 जून को रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आएगा तो शेयर मार्केट बिल्कुल आसमान में पहुंच जाएगा, इसलिए शेयर खरीद लो। मोटा मोटी वो यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शेयर मार्केट जो है वो एकदम 4 जून को आसमान छू जाएगा।
अब लोग इतनी आसानी से बात नहीं मान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया पे जाकर नफरती पोस्ट लिख देना, किसी को गालियां दे देना, किसी की मां को गाली दे देना, किसी महिला के बारे में घटिया बात कर देना, ये सब तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अपनी मेहनत का पैसा शेयर मार्केट में आदमी ऐसे ही नहीं लगाता है। और उस समय तक जो अनुमान आ रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, यहां तक कि गुप्ता जी जो बाद में फपक फपक के रोए, वो भी चैनलों पर यही कह रहे थे कि कई स्टेट्स में, कई राज्यों में बहुत कड़ा मुकाबला है, राज्यों का इलेक्शन हो गया है। और हमारे जैसे लोग तो बता ही रहे थे कि कहीं कोई लहर, कोई हवा नहीं है। तो ये 400 पार का नारा हो चाहे 300 पार का नारा हो, ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है। हमारे जैसे लोग तो कह ही रहे थे, तो जाहिर है हमको भी सुनने वाले हैं, चैनल भी देखने वाले हैं और अपने अगल बगल का लोग माहौल भी देखने वाले हैं। तो मोदी जी और इनके कहने के बावजूद जनता में यह भरोसा नहीं दिख रहा था कि 4 जून को शेयर मार्केट बहुत ऊंचा चला जाएगा। अब ये जनता में भरोसा कैसे पैदा हुआ कि जनता ने इतना सारा पैसा लगा दिया? जनता में भरोसा पैदा हुआ एग्जिट पोल आने के बाद। अब देखिए, ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि एग्जिट पोल जिन चैनल्स पर आते हैं वो चैनल किसके हैं। सब जानते हैं, कुछ अडानी के हैं, कुछ अंबानी के हैं, या फिर कुछ ऐसे ही रईसों के और हैं। और ये भी सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, रवीश कुमार ने यह नाम दिया था, तो पिछले 10 साल से वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल अभी तक एक ऐसी चीज बने हुए थे जिस पर लोगों का भरोसा होता था। 1 जून 2024 शनिवार के दिन जो है एग्जिट पोल आते हैं। और जब एग्जिट पोल आते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे एग्जिट पोल पहले कभी नहीं देखे गए थे। 10 एग्जिट पोल आते थे, उसमें 2 एक तरफ जाते थे, 8 एक तरफ जाते थे। कोई एग्जिट पोल जो है वो पूर्ण बहुमत दिला देता था, कोई एग्जिट पोल ऐसा होता था जो पूर्ण बहुमत से दूर दिखा देता था, और उनमें से कोई ना कोई सही साबित हो जाते थे। अभी तक हमने यही देखा है। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए, उनको देख के ऐसा लग रहा था, मैं कई बार अपने चैनल पे कह चुका हूं कि उसको देख के ऐसा लग रहा था, चूंकि 20 साल मैंने सर्वे का काम किया है, स्टैटिस्टिकल सर्वे का काम किया है, सर्वे रिपोर्ट्स, उसकी डेटा एनालिसिस और इन सारी चीजों से बहुत अच्छे से परिचित हूं। तो उस डेटा को देख के पहली चीज मुझे यही लगी कि ऐसा लग रहा है किसी दफ्तर में गए, वहां एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट दे दी गई, कहा गया 350 से नीचे नहीं गिराना है और 410-15 से आगे नहीं बढ़ाना, इसके बीच में एडजस्ट कर लो। तो 10-5 किसी ने कम कर दी, 10-5 बढ़ा दी, और उसी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट में सारे के सारे सर्वे डेटा, सारे के सारे एग्जिट पोल डेटा आ गए। और पूरा देश में एक माहौल बनता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार से आ रही है। और उस एग्जिट पोल को लेकर इतना जबरदस्त तमाशा किया गया, इतना अद्भुत तमाशा किया गया कि उसके बाद सबको भरोसा हो गया कि अब तो शेयर मार्केट ऊंचा जाने वाला है। अब 1 तारीख को था शनिवार, 2 तारीख को था रविवार, शेयर मार्केट बंद रहता है। 3 को खुलता है शेयर मार्केट, सोमवार को शेयर मार्केट खुलता है। और इधर 1 तारीख को आया एग्जिट पोल, 2 तारीख को दिन भर गोदी मीडिया एग्जिट पोल चला के यह विश्वास आपको दिलाता रहा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। तो 3 तारीख को जब शेयर मार्केट खुला तो लोगों ने पागलों की तरह शेयर खरीदे और एकदम से शेयर मार्केट बूम हो गया। अब जब शेयर मार्केट बूम हो गया, एकदम वो आसमान में चला गया, तो जाहिर है जनता ने कितना सारा पैसा उसमें लगा दिया। उसके बाद आया 4 जून। 4 जून को आने शुरू हुए रिजल्ट। सुबह 9, साढ़े 9 बजे से ही यह समझ में आने लगा कि 400 पार का नारा तो खैर बिल्कुल शिगुफा था, 300 पार और 272 पार की भी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया। और इस पूरे खेल में करोड़पतियों ने 30 लाख करोड़ रुपए मार्केट से कमा लिए, और आम आदमी जिसने इस उम्मीद में शेयर खरीदा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, कुछ पैसे कमा पाएंगे, उनके 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब ऐसा कोई खेल हो और उसमें नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे प्यारे दोस्त हैं अडानी, उनका कोई फायदा ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। तो उस समय यह आया था कि अडानी एकदम देश के सबसे रईस आदमी बन गए थे। कैसे बन गए थे आप समझ सकते हैं। सबको लगा होगा मोदी जी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, तो फिर अडानी जी के बल्ले बल्ले हैं, अडानी जी की चांदी चांदी है, तो जाहिर है कि अडानी के शेयर्स खरीद लो, वो भविष्य में और आगे बढ़ेंगे। तो जनता भी जानती है अडानी और मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है। ये एक बात अलग है कि इस बार इस जानकारी की वजह से जनता का नुकसान हो गया। ये जो पूरी फीचर फिल्म है जो 13 मई को शुरू होती है और 4 जून को जिसका ट्रैजिक एंड हो जाता है,
1 जून और 2 जून को लगता है कि एकदम कॉमेडी में इसका एंड होगा, लास्ट में हीरो हीरोइन डांस करते हुए फिल्म को खत्म करेंगे। उसमें लास्ट में मालूम हुआ कि भैया यहां तो त्रासदी हो गई, यहां तो ट्रेजेडी हो गई। एक कोने में बैठ के हीरो रो रहा है, एक कोने में बैठ के हीरोइन रो रही है, और पूरी की पूरी फिल्म जिसको कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई थी वो एक ट्रेजेडी में तब्दील हो जाती है, जिसके पीछे जो विलेन है, 13 मई को अमित शाह का बयान, 19 मई को नरेंद्र मोदी का बयान, और उसके बाद 1 जून को एग्जिट पोल के डेटा। उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था, हमने भी ये सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल के जो डेटा आए हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए आए हैं, वो सेंसेक्स को प्रभावित करने के लिए आए हैं। और यह सवाल होगा क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सब जानते हैं कि एग्जिट पोल कराने से लेके और जितने हमारे गोदी मीडिया चैनल हैं उन सब के मालिक कौन हैं, कुछ के अडानी हैं, कुछ के अंबानी हैं, और बाकियों के भी इसी लेवल के रईस लोग हैं जिनका इस खेल से फायदा होना था। अब मान लीजिए, 1 मिनट कल्पना कीजिए कि एग्जिट पोल में वही डेटा आया होता जो डेटा फाइनली आता है, यानी बीजेपी को दिखाया गया होता 240 के आसपास, कांग्रेस को 100 दिखाया गया होता, एनडीए और इंडिया के बीच में जो एग्जैक्ट डेटा है वो दिखाया गया होता, तो निश्चित रूप से लोग इतना पागल नहीं होते, सेंसेक्स इतना ऊपर नहीं जाता, लोग अपना दिमाग लगाकर सोचकर सही जगह पैसा लगाते और उनका पैसा डूबता नहीं, अडानी नंबर 1 रईस बनते नहीं। तो यह सवाल उठता है कि कहीं जानबूझकर एग्जिट पोल ऐसे तो नहीं बनवाए गए जिसके चलते स्टॉक मार्केट का फायदा हुआ, और अगर ऐसे बनवाए गए, अगर यह सही साबित हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि जो सरकार इस देश की बात कर रही है, जो हमारी सरकार चला रहे हैं, वो आम जनता के लुटने पिटने से परेशान नहीं है, वो सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि अडानी अंबानी का पेट भरता रहे। अब पीयूष गोयल साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अनुमान का मामला है 30 लाख करोड़ का, और ये तो आप गेस कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जब कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला और फला फला की बात कर रहे थे तो उनके पास कौन सा डेटा था? पूरा खेल यही था ना कि अगर ऐसे नहीं ऐसे हुआ होता तो इतने लाख का लाभ हो सकता था, और उसी के नाम पर 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ की कहानी चलाते रहे। जब कोर्ट में मामला गया तो धड़ाम से गिर गया, कोई करप्शन नहीं पाया गया। यहां तो आम आदमी के पॉकेट से पैसा निकला है। 30 लाख करोड़ को चलो आप 20 लाख करोड़ मान लो, 10 लाख करोड़ मान लो, 10 लाख करोड़ भी कम नहीं होते हैं। इस देश में बहुत थोड़ी सी जनसंख्या है जो शेयर मार्केट में निवेश करती है। अगर एवरेज निकाल देंगे उसका भी 10 लाख करोड़ से, तो हर आदमी के लाखों रुपए गए होंगे। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी ने यह मांग की कि इसके लिए सदन शुरू होते ही जेपीसी बनवाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, और इसकी जांच कराई जाए, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा तो यह होता कि मोदी जी सामने आके कहते कि ईडी इसकी जांच करेगी और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो इसको संज्ञान में लेता और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह नोटिस जारी करता कि योग्यता ना होने के बावजूद, क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद, सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद आपने चुनावी खेल में शेयर मार्केट के लिए सलाह कैसे जारी की। साथ में नोटिस जारी करता एग्जिट पोल कराने वालों को कि अपना रा डेटा लेकर, कच्चा डेटा लेकर हमारे पास हाजिर हो जाओ कि तुमने किस कच्चे डेटा से, किस मेथड से यह सारा कैलकुलेशन किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको कहीं से डेटा दिया गया था, तुमने बस उसको कॉपी कर दी। सुदर्शन न्यूज तो भैया 400 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी को करा रहा था, तो उससे भी सवाल पूछना चाहिए कि तुमने कौन सा सर्वे कराया था जिसमें 400 पार जिस पार्टी को बता रहे थे वो पार्टी 272 पार भी नहीं कर सकी। इसमें एक मजेदार बात और भी है जो राहुल गांधी ने कल उठाई, चाहे वो अमित शाह का इंटरव्यू हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हो। जिस इंटरव्यू में उन्होंने शेयर मार्केट की सलाह दी है उसका मालिकाना हक एक ही कारपोरेट कंपनी के पास है जिसकी सेबी से जांच चल रही है। मुझे उस कारपोरेट घराने का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कारपोरेट घराने ने जानबूझकर उनसे कहा था कि यह सवाल पूछ लीजिए ताकि हमारे पॉकेट में जनता का पैसा आ जाए। तो ऐसे में यह सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, एग्जिट पोल
और स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों के बीच में कोई रिश्ता है जिसके चलते ये सारा खेल हुआ है। लेकिन गोदी मीडिया जो हमारा है वो अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कल बहुत शोर हो रहा था कि राहुल गांधी ने पलट के एक पत्रकार से कह दिया कि आपको टी शर्ट गिफ्ट कर दूं, बीजेपी का बिल्ला गिफ्ट कर दूं, और लोग बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने भी वो सवाल पूरा सुना। जब इतने बड़े घोटाले की और उसके लिए जेपीसी की मांग की बात चल रही है तो इस घोटाले पर कोई सवाल पूछने की जगह आज तक के पत्रकार ने सवाल क्या पूछा? उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी की मांग होती है तो सदन जो है, संसद है, वो कई दिन तक नहीं चलेगी, शोर शराबा होगा, जनता के पैसे का नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शोर शराबे से जनता का नुकसान होता है। मतलब ये जो 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है उस नुकसान की चिंता नहीं है, और संसद के अंदर जेपीसी की मांग करने से संसद नहीं चलेगी इसकी चिंता है। और यह चिंता एक पत्रकार की चिंता है। पत्रकार महोदया यह कहना चाहती हैं, प्रकारांतर से यह कहना चाहती हैं, इनडायरेक्टली यह कहना चाहती हैं कि अगर आप जेपीसी की मांग करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। पत्रकार महोदया ये नहीं कहेंगे कभी भी कि इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है इसके लिए आप और क्या करने जा रहे हैं, या इस घोटाले की बात नहीं करेंगी। वो कभी ये नहीं कहेंगी कि प्रधानमंत्री को क्या खुद जेपीसी नहीं बना देना चाहिए। कभी वो ये सवाल नहीं पूछेंगी, या उनके एंकर ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अगर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है और जेपीसी की मांग हो रही है तो इसमें गलत क्या है, इसमें क्यों हंगामा मचना चाहिए। हंगामा तो तभी मचेगा ना जब विपक्ष जेपीसी की मांग करेगा और पक्ष उसको नहीं मानेगा। अगर पक्ष तुरंत मान ले कि हां भाई इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक जेपीसी बन जाए, उसकी जांच हो जाए और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिल जाए, तो फिर हंगामा क्यों होगा। और अगर सत्ता पक्ष जेपीसी बनने नहीं देना चाहता है, या वो अगर जेपीसी बनाने से मना करेगा, तो यह सवाल क्यों नहीं उठता है कि वाकई वो इसके लिए जिम्मेदार है जिसको वो छुपाना चाहता है, अपराधियों को बचाना चाहता है। तो पत्रकारिता इस लेवल की हो गई है। मैं राहुल गांधी ने जो बयान दिया या राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उससे बेहतर जवाब दिया जा सकता था, थोड़ा सा और शालीन जवाब दिया जा सकता था, ठीक है। लेकिन साथ में यह भी है कि उस पत्रकार ने जो सवाल पूछा उससे बहुत बेहतर सवाल पूछा जा सकता था। आज पूरी पत्रकार बिरादरी उसके साथ खड़ी हो गई है, लेकिन इस पत्रकार बिरादरी को याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्यों पूछे जाते हैं। जब बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो सारे लोग जी हजूर क्यों करने लगते हैं। क्यों बीजेपी के प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेते समय एक बड़ी पत्रकार, एएनआई की पत्रकार कहती है कि ये चुनाव तो बस फॉर्मेलिटी है। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? दूसरा कहता है कि सारी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चुनाव जीता जाएगा। और वो क्या क्या कहते हैं, मतलब एक साहब पूछ रहे थे कि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, क्या अब वो ये पूछ पाएंगे कि मोदी जी आम बांट के खाने की तो आपको आदत है नहीं, आप तो आम अकेले खाते रहते हैं, तो नीतीश और नायडू के साथ आम बांट के कैसे खाएंगे। खैर, ये बड़ा घोटाला है, जनता के साथ ये बिल्कुल पॉकेट मारी है। 30 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं इस देश की जनता के, जो थोड़े से कारपोरेट घरानों के हाथ में गए हैं। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो यकीन जानिए कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो शब्दशः सच है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारी मदद करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, या फिर अगर हमें डायरेक्ट मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सारी जानकारियां हमने दी हुई हैं। आप जुड़ेंगे हमारे साथ, आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।